ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब। यह हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब के क्या संबंध थे। अब देखिए, अगर हम बंगाल की बात करते हैं, हम जो है 1740 की बात करते हैं। देखिए, उस समय जो पहले हमारे यहाँ पर मुगल सत्ता थी, मुगल जो है औरंगजेब के बाद उसके उत्तराधिकारी केंद्रीय प्रशासन को संभालने में जो है अक्षम रहे। वहीं पर जो है जो विभिन्न प्रांत रियासतें जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। उसी के अंतर्गत था हमारा बंगाल जो था, मतलब जो है अलवर्दी खान ने स्वतंत्र किया। देखिए, अब अलवर्दी खान की हम बात करते हैं। देखिए, यहां से बंगाल का जो है एक मतलब जो है अंग्रेजों और उनके बीच के संबंध की बात करेंगे। अब देखिए, बंगाल का जो प्रथम स्वतंत्र जो शासक था वो मुर्शीद कुली खान तथा उसके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन और अलवर्दी खान के समय बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया था कि इसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाने लगा। मतलब जो है इसमें सारी मतलब जो है समृद्धि काफी आ चुकी थी। अब यहीं पर देखिए 1651 की बात है। 1651 में शाह शुजा की अनुमति प्राप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली में एक कारखाना स्थापित किया। अब तात्कालीन बंगाल की जो प्रमुख निर्यात जो होता था बंगाल से जो है वो जो जीन्स में क्या क्या थे, देखिए हमारे पास वो थे मतलब जो है सोरा, रेशम और चीनी का व्यापार कंपनी ने प्रारंभ कर दिया था। वहीं पर देखिए मतलब जो है हम बात करते हैं मतलब एक तरह से जो है इंटरलोपर की बात करते हैं। देखिए, निर्यात में मैंने बता दिया क्या क्या था उस समय। एक वर्ड आता है इंटरलोपर। इंटरलोपर क्या था हमारा, देखिए अब इंटरलोपर का मतलब समझिए एक तरह से। देखिए, ये थे क्या है, एक अनाधिकृत अंग्रेज व्यापारी है। इनके लिए जो वर्ड यूज किया जा रहा था वो था इंटरलोपर या दस्तंदाज, भी इंटरलोपर को ही कहा जाता था। यानी 1670 से 1700 ईस्वी के बीच बंगाल में अनाधिकृत अंग्रेज व्यापारी या दस्तंदाजों या इंटरलोपर का बहुत बोलबाला था। ये स्वतंत्र और कंपनी के नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार करते थे। ये इंडिपेंडेंट कार्य करते थे या फिर कंपनी पर ये से मुक्त होकर कार्य करते थे। इन पर कोई किसी का प्रभुत्व नहीं था, इंडिपेंडेंट वे में काम करते थे। अब इसके देखिए मतलब जो है इन व्यापारियों की गतिविधियां ही जो आगे चलकर मुगल और अंग्रेजों के बीच या फिर हम कह सकते हैं मतलब जो है अंग्रेज और बंगाल या फिर अंग्रेज इनके जो है संघर्ष का कारण बने। अब देखिए उसके बाद देखिए हमारा जो है अलवर्दी खान या उसके मुर्शीद कुली खान के बाद जो है इनके उत्तराधिकारी की बात करते हैं। इसमें देखिए इसके मतलब जो है मुर्शीद कुली खान के जो उत्तराधिकारियों में देखिए आप जो है एक तो मतलब हमारे बात करते हैं सिराजुद्दौला की बात करते हैं, दूसरे घसीटी बेगम की बात करते हैं। तो इन लोगों ने अपने आप को देखिए इनके उत्तराधिकारियों में सिराजुद्दौला इसका उत्तराधिकारी बन जाता है। देखिए सिराजुद्दौला, अब सिराजुद्दौला जो था इसका टाइम था 1756 से 57 की बात करते हैं। अब सिराजुद्दौला जो है अलवर्दी खां के बाद यानी मुर्शीद कुली खां या फिर अलवर्दी खां का जो मतलब है सिराजुद्दौला नाती था। अलवर्दी खान के पश्चात 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। कब बना? 10 अप्रैल 1756 में जो है सिराजुद्दौला के राजगद्दी के जो प्रतिद्वंदी थे, जो दावेदार थे, उनमें देखिए सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं या प्रतिद्वंदी विरोधियों की बात करते हैं। विरोधियों में देखिए पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, जो इसका चचेरा भाई या मौसेरा भाई भी कह सकते हैं इसको, जो है। दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम तथा उसका सेनापति मीर जाफर
या हम कह सकते हैं मीर जाफर जो है अलवर्दी का दामाद था। अब ये जो थे सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी थे जो है। अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी का युद्ध, जो मनिहारी का युद्ध था, मनिहारी का युद्ध मनिहारी का युद्ध में यानी होता ये 1756 में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी। यहीं पर देखिए मतलब यह है सिराजुद्दौला का एक सफर शुरू होता है, हमने इसका उत्तराधिकारी बन जाता है। फिर यहां पर जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में कड़वाट के क्या संबंध थे, देखिए उसमें देखिए आप जो है कड़वाट के क्या क्या, क्या कारण थे जो है अंग्रेज और मतलब जो है सिराजुद्दौला के बीच। सबसे पहले तो देखिए इसमें जो है अंग्रेजों द्वारा नवाब की सत्ता की अवहेलना करके उसके विरुद्ध षड्यंत्र में भाग गया। अब अंग्रेज नहीं चाह रहे थे कि मतलब सिराजुद्दौला मतलब जो है अलवर्दी खां का मतलब जो है ना उत्तराधिकारी बने या फिर मतलब जो है उत्तराधिकारी बने इसका जो। दूसरी बात क्या थी, नवाब के राज्यारोपण के समय उसे उचित सम्मान और उपहार ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं दिए। क्यों? जब शासक बनता था ईस्ट इंडिया कंपनी उनको सम्मान और उपहार देती थी। यह भी एक मतलब जो है बंगाल और अंग्रेजों के बीच कड़वाहट का कारण बना। तीसरी बात यहां पर क्या थी, नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति न मिलना, मतलब नवाब को कंपनी के द्वारा कासिम बाजार में फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति नहीं दी, यह भी एक कारण बना। चौथा जो पॉइंट था हमारा देखिए इसमें जो है वो था नवाब का अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलाबंदी को सुदृढ़ करना। अब किलाबंदी क्या होता है, देखिए आप जो है किलाबंदी एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें सभी लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। वहीं पर ही वो जो किलाबंदी करते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार अपने हर कार्य करते हैं, मतलब जो है आयुध का निर्माण की बात करते हैं या फिर प्रैक्टिस की बात करते हैं या फिर फैक्ट्री की बात करते हैं, गोला बम बनाने की बात करते बनाते हैं। तो उसके अंतर्गत जो है उस एरिया को किलाबंदी कर देते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ वही लोग प्रवेश करते हैं जिनमें उनको अनुमति होती है। ये मतलब जो है यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब जो है नवाब की अनुमति के बिना ही फोर्ट विलियम किले में इसको किलाबंदी सुदृढ़ कर दी। ये भी एक मतलब जो है इनका कड़वाहट का कारण बना। दूसरी बात थी देखिए हमारा इसमें जो था मतलब जो है फ्रिक्शियर द्वारा मतलब जो है प्रदान किया गया एक था मतलब जो है अधिकार पत्र जो था जिसको बोलते थे दस्तक। दस्तक का मतलब समझिए फ्री पास, यानी जिसको भी दस्तक मिलता था, दस्तक मतलब ये फ्री पास होता था, यानी कि मतलब जो है दस्तक जिसको होता था वो अपने व्यापार पर किसी तरह का भी चुंगी या कर नहीं दिया जाता था, उसको बचा लिया जाता था। फिर इन्होंने बाद में क्या किया, इस दस्तक को भारतीय व्यापारियों को बेचना शुरू कर दिया, जो भी एक बंगाल का मतलब जो है एक कटुता का कारण बना जो है। अब यहां पर देखिए ये तो जो कारण थे मतलब देखिए इनके जो है अंग्रेजों और बंगाल नवाब के बीच एक कटुता के कारण थे। अब दस्तक जो था वस्तुतः कर मुक्त व्यापार करने का परमिट या परिपत्र था या परपत्र था। 1717 में मुगल सम्राट फ्रिक्शियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति को ही दस्तक कहा गया है। अब दस्तक जो है कंपनी के कर्मचारी दो तरह से लाभ कमाते थे। दो तरह से कैसे, एक तरफ तो वो दस्तक द्वारा बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे और दूसरी ओर ये दस्तक अपने भारतीय मित्रों के बीच या मित्रों को बेच देते थे, पैसा कमाते थे। देखिए इसमें जो हानि जो हो रही है वो नवाब को हो रही है। क्यों? जो अंग्रेजों का व्यापार है उस पर टैक्स देना था वो बच गया। दूसरा उसी परिपत्र या दस्तक को इन्होंने भारतीय व्यापारी को बेचना शुरू कर दिया। तो देखिए इसमें जो है ये इसका दोहरा लाभ कमा रहे थे जो है, ये भी एक मतलब कटुता कारण था जो है।
अब यहां पर देखिए जो है कलकत्ता पर अधिकार करने हेतु नवाब सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण क्या किया? 15 जून 1756 को जो है। अब कलकत्ता के जो गवर्नर थे वो थे ड्रेक, को ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी। जिस समय जो है सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया कलकत्ता पे, उस समय जो कलकत्ता के जो गवर्नर थे ड्रेक, उनको ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी। और वहां पर मिस्टर जो हालवेल है, ये मतलब बहुत ही बड़े मतलब इतिहासकार हुए उस टाइम के जो है, ने अपने सहयोगी के साथ नवाब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए जब इसने कर दिया तो यहां पर एक वर्ड आता है ब्लैक होल या कालकोठरी। ब्लैक होल, ब्लैक होल या कालकोठरी ट्रेजेडी। अब 20 जून को फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराजुद्दौला ने बंदी बनाए गए 446 कैदियों को, जिसमें स्त्री और बच्चे सब शामिल थे, को एक घुटन युक्त एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। उस समय जून का महीना था। देखिए अब जो है 21 जून को प्रातः काल तक कमरे में केवल 21 व्यक्ति ही जीवित रहे, जिनमें अंग्रेज अधिकारी जो हालवेल भी शामिल था। बाकी की सबकी मृत्यु हो गई है। अब ये जो इतिहासकार, जो मेरे इतिहासकार थे जो है, इन्होंने 20-21 जून की इस घटना को ब्लैक होल या कालकोठरी त्रासदी की संज्ञा दी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अक्टूबर 1756 में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक अभियान को कलकत्ता भेजा गया। क्लाइव ने पहले ही बजभज पर, फिर 2 जून 1757 को स्थानीय अधिकारी मानिकचंद को घूस देकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। मतलब देखिए क्लाइव ने क्या किया, पहले तो बजभज पर अधिकार किया, फिर वहीं पर जो है स्थानीय जो अधिकारी था उसको जो है मानिकचंद जो है उसे घूस देकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अब क्लाइव के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर नवाब ने संधि का प्रस्ताव रखा। अब देखिए जो संधि थी हमारी वो अलीनगर की संधि थी। यहां पर देखिए अलीनगर की संधि। अब अलीनगर की संधि में क्या था, 9 फरवरी 1757 को कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि संपन्न हुई, जिसकी शर्तों के अनुसार नवाब को मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को प्रदत्त समस्त व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार कर लिया गया। संधि के तहत ही अंग्रेजों को सिक्का ढालने और कलकत्ता में किलाबंदी करने का अधिकार मिल जाता है या मिल गया। 18 अगस्त 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक टकसाल की स्थापना की और सिराजुद्दौला के विरोधियों में एक मीर जाफर को सिराज के बाद अगला बंगाल का नवाब प्रस्तावित करके अंग्रेजों के प्लासी युद्ध में जुट गए। मतलब जो है इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो क्लाइव ने क्या किया, फूट डालो और राज करो। इसके अंदर जितने भी सम्राट यानी कि नवाब सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र थे, उन्होंने इन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। वहीं पर देखिए जो मीर जाफर जो सेनापति था इसका, मतलब जो सिराजुद्दौला था, इसके पक्ष में इन्होंने क्लाइव ने इसके मीटिंग करी और उसमें रखा, अगर हम आपको बंगाल का नवाब बना दे तो हम क्या करें। यहां पर देखिए जो सेनापति बंगाल का नवाब बनना था उसने रॉबर्ट क्लाइव के साथ बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए और क्लाइव ने कहा कि आप इनके जो सम्राट के या नवाब के विश्वास पात्र हैं उन्हें हमारी तरफ मिलाना शुरू कर दिए। तो ये कार्य मतलब जो है यहाँ पूर्णैया के जगह सेठ की बात करते हैं, पूर्णैया के नवाब की बात करते हैं, ये सारे के सारे एक तरह से मिल जाते हैं, यानी सिराजुद्दौला से विश्वासघात करते हैं। वहीं पर जब सारी प्रश्न तैयार होते हैं तो वहीं पर अगला होता है प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में।
अब प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। देखिए अब प्लासी के युद्ध में क्या था? प्लासी के युद्ध की गणना भारत के निर्णायक युद्धों में की जा सकती है या की जाती है। वर्तमान में प्लासी बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना ने क्लाइव के नेतृत्व में हिस्सा लिया। दूसरी ओर 4500 अंग्रेजी सैनिक वाले नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही मीर जाफर, यार तलीफ खां और राजा दुर्लभ राय ने किया। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूरी पर स्थित प्लासी नामक गांव में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। दोनों सेनाएं कौन कौन सी थी? एक तो हमारे नवाब सिराजुद्दौला की और दूसरी रॉबर्ट क्लाइव की। नवाब की सेना का वफादारी सिपाही मीर मदान और मोहनलाल मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए जब यह है मोहनलाल की बात करते हैं, मीर बहादुर लड़े कि एक युद्ध में जो है इनो जो है हुगली के नदी के पास में एक बार क्लाइव को अपने प्राण बचाने के लिए घास के नीचे छुपना पड़ गया था। वहीं पर देखिए महाराज सिराजुद्दौला की सेना के 3 धोखेबाज सेनापति मीर जाफर, यार तलीफ खां, दुर्लभ खां ने युद्ध के क्षेत्र में एक भी गोला दागे बगैर ही वापस हो गए या वापस चले आए सीधी बात। अब उसके बाद देखिए सेना को छिन्न भिन्न देख नवाब घबराकर अपने महल की ओर भागा। अंत मुर्शिद कुली खां मुर्शिदाबाद और मीर जाफर के पुत्र मीरन की आज्ञा पर उसकी हत्या कर दी है। यानी किसकी? सिराजुद्दौला की है। 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। प्लासी के युद्ध के परिणाम के बारे में इतिहासकार जो हमारे बड़े हुए, क्या नाम उनका था, यदुनाथ सरकार या YN सरकार ने कहा है 23 जून 1757 को भारत के मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभ आरंभ हो जाता है। ऐसी मतलब जो है बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके बारे में अपनी अपनी कोटेशन कही है। वहीं पर देखिए प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में ल्यूक स्क्रप्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में ल्यूक स्क्रप्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त किया गया। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति का पहली बार समस्त प्रयोग भारत में ही यहीं पर किया, प्लासी के युद्ध में ही किया, फूट डालो और राज करो। प्लासी के युद्ध के बाद आर्थिक रूप से भारत की इस सबसे समृद्ध प्रांत को जो जी भर के इन्होंने लूटपाट किया और सारा सामान ब्रिटेन में भेजना शुरू कर दिया। वहीं पर देखिए 1757 से 1760 के बीच मीर जाफर ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए की घूस दी। देखिए मैं पहले कहा था, देखिए इसमें बात हो रही जब है क्लाइव ने इसके सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर हम बंगाल का नवाब बना दे आप हमारे लिए क्या करेंगे। तो यहां पर जो है मीर जाफर ने बहुत सारे कमिटमेंट कर दिया था, मैं इतना पैसा दूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा कर, ये सब थे। अब देखिए इसने 3 करोड़ मतलब 1757 से लेकर 1760 के बीच में मीर जाफर ने अंग्रेजों को 3 करोड़ से अधिक ज्यादा पैसा दिया। वहीं पर देखिए युद्ध ने अंग्रेजों के तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया। कंपनी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। कहां का प्रभाव हुआ? बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारा प्लासी का युद्ध खत्म होता है तभी हमारे यह मीर जाफर का साजन स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए जो है यहां पर आते हैं हमारे मीर जाफर।
अब मीर जाफर देखिए 1757 से 1760 में जो है ये आ जाते हैं। यहां से देखिए अब जो है 30 जून 1757 को क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब के पद पर आसीन कर दिया। यहाँ पर मुर्शिदाबाद में बंगाल के नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार के रूप में प्रदान की। मीर जाफर के बारे में कहा जाता है कि उसने अंग्रेजों को इतना आर्थिक धन दिया कि उसे अपने महलों के सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़ गए। यानी कि देखिए मीर जाफर के बारे में, मीर जाफर ने जो है अंग्रेजों की डिमांड पूरी करता करता मीर जाफर के बारे में कहा जाता है कि मीर जाफर जो है एक बोरी का मुंह है, हाथ डालो और निकाल लो। अब देखिए मतलब जो है अब यहाँ बात करते हैं हम जो है अंग्रेजी सरकार के खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते गए और या फिर बेहद वृद्धि होती चली गई। उसे वहन न कर पाने में कारण ही मीर जाफर ने अक्टूबर 1760 ईस्वी में अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। यानी कहने का मतलब यह था जिस समय जब देखा अंग्रेजों को कि मीर जाफर के पास कोई खास नहीं है, उनके डिमांड पूरी कर करता परेशान हो गया, अब अंग्रेज लोग दूसरा विकल्प देखना शुरू कर दिया। वहीं पर देखिए जो है इसके मतलब मीर जाफर के दामाद जो थे वो थे मीर कासिम। मीर कासिम के सामने भी वही कंडीशन रखी जो कभी मीर जाफर के सामने रखी। मीर कासिम को इन्होंने कहा कि अगर हम आपको बंगाल का नवाब बना दें आप हमारे लिए क्या करोगे। वही कमिटमेंट मीर कासिम ने भी किए थे जो कभी मीर जाफर ने किया था कि मैं बना दीजिए, मेरे को बहुत पैसा धन संपत्ति दूंगा। अब मुर्शिदाबाद में जब देखा कि मतलब जो है मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना रहे हैं तो मीर कासिम जो है मीर जाफर का दामाद था। दामाद होने के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने गद्दी त्याग दिया, सिंहासन त्याग दिया। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। वहीं पर देखिए मीर जाफर ने तत्कालीन मुगल बादशाह आलमगीर यानी हम कहते हैं शाह आलम या आलमगीर द्वितीय जिसे कहते हैं शाह आलम। अब देखिए शाह आलम की बात करते हैं। देखिए अब जो है इसमें देखिए क्लाइव को उमरा की उपाधि और 24 परगना की जिम्मेदारी प्रदान करवाई। मतलब देखिए अब जो है मीर जाफर के तत्कालीन मुगल बादशाह आलमगीर शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को उमरा की उपाधि और 24 परगना की जिम्मेदारी प्रदान करवाई। किसने? ये मीर जाफर ने करा। अब क्लाइव जो मद्रास की काउंसिल की सेवा में था, तकनीकी रूप से वह मद्रास का गवर्नर बन गया था। 1758 में उसे बंगाल का गवर्नर पद प्राप्त हो गया था। अब देखिए यहां पर जो है फरवरी 1760 की बात करते हैं। क्लाइव के कुछ महीने के लिए मतलब जो है गवर्नर का दायित्व हालवेल को सौंपकर इंग्लैंड वापस चला गया। मतलब फरवरी 1760 में क्लाइव ने कुछ महीनों के लिए गवर्नर का दायित्व किसे? हालवेल को सौंपकर अपना वापस इंग्लैंड चला गया। अब वहीं पर देखिए अब जैसे मान लीजिए है मैंने बताया था कि भाई मीर जाफर के बाद हमारे जो शासक आते हैं वो मीर कासिम आते हैं। देखिए अब देखिए मीर जाफर के बाद है मीर कासिम। अब मीर कासिम जो है 1760 से 1765 तक शासन करते हैं। अब देखिए मीर कासिम अलवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। यानी अलवर्दी खान के जितने भी अधिकारी हैं उसमें सबसे बुद्धिमान सबसे होशियार जो था वो मीर कासिम था। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर। अब देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन आया है किस मतलब जो है नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की। देखिए ये की हमारे मीर कासिम ने जो है मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त करके उसकी हत्या कर दी। सैन्य व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की और साथ ही उन्हें यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया।
और इसने अपनी सेना को गुर्गिन खान नामक आर्मेनियाई के नियंत्रण में रखा। एक आर्मेनी मतलब वो था, मतलब जो है कोच या एक्सपर्ट जो था, गुर्गिन खान के मतलब जो है नियंत्रण में रखा। मुंगेर में मीर कासिम ने तोपों और तोड़ेदार बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाने की स्थापना की। अब देखिए मतलब बहुत बार क्वेश्चन आता है मुंगेर में किसने की, देखिए मतलब जो है मीर कासिम ने तोपे और तोड़ेदार बंदूकों के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया। वहीं पर देखिए बंगाल में जो है दस्तक के दुरुपयोग को देखकर बंगाल के जो नवाब हैं मीर कासिम ने आंतरिक व्यापारियों पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। अब देखिए जब इसने जो है यानी दस्तक मुक्त, सबको दस्तक मुक्त कर दिया, मतलब देखिए आप जो है, अब इससे क्या हुआ, जब ये है मतलब जो है आंतरिक व्यापार पे सभी प्रकार शुल्कों की बंद करवा दी, तो इससे अंग्रेजों को लॉस होना शुरू हो गया। जब लॉस होना हो गया तो मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य तनाव बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? देखिए मैंने पहले बताया था दस्तक में क्या था, एक तो ये लोग जो है दस्तक के अंतर्गत यानी फ्री पास के अंतर्गत अपने व्यापार पे शुल्क नहीं देते थे, फिर उसी दस्तक को भारतीय व्यापारी को बेचना शुरू कर दिया, इससे इनकम होती थी। जब इसने मीर कासिम ने इससे मुक्त कर दिया सबको, तो इससे अंग्रेजों को हानि होना शुरू हो गया। वहीं पर देखिए मतलब जो है 1762 में मीर कासिम के द्वारा समाप्त की गई व्यापारिक चुंगी और कर का लाभ अब भारतीयों को मिलना लगा। कंपनी ने नवाब के इस निर्णय को अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और परिणाम स्वरूप जो है दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। अब देखिए यहां पर जुलाई 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त करके मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। अब देखिए यहां पर देखिए जब देखा तनाव बढ़ता चला गया, इसको मीर कासिम को हटाकर दोबारा फिर मीर जाफर को इसके पद पर बंगाल का नवाब बना दिया। 19 जुलाई 1763 को मीर कासिम और एडम के बीच करवा नामक स्थान पर करवा का युद्ध हुआ। एक है करवा का युद्ध। अब ये करवा का युद्ध है जिसमें जो है नवाब अपदस्थ पराजित हुआ। करवा के बाद और बक्सर के पूर्व मीर कासिम को अंग्रेजों के 3 बार पराजित किया। यानी कहने मतलब यह है करवा के बाद और बक्सर से पूर्व मीर कासिम को अंग्रेजों ने 3 बार हराया। वहीं पर परिणाम स्वरूप कासिम ने या मीर कासिम ने मुंगेर छोड़कर पटना में शरण ली। कालांतर में जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम ने मिलकर एक अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैन्य गुट का निर्माण किया। ये तीनों ही ग्रसित थे, उधर मुगल शासक शाह आलम, उधर देखिए अवध नवाब जो है सुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों ही अंग्रेजों को यहां से मार भगा के भगाना चाहते थे। अब इन तीनों का जो है अब उसके बाद जब सेना तैयार हो गई तो एक युद्ध आता है बक्सर का युद्ध। यहां पर बक्सर का युद्ध, बक्सर का जो था वो 1764 में था। देखिए आप जो है अब बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व जो किया था वो हेक्टर मुनरो ने कर रहा था। वहीं पर 23 अक्टूबर 1764 को निर्णायक बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। शीघ्र ही हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस युद्ध को जीत लिया। मतलब जो है इस युद्ध में जो गठबंधन था, मतलब मीर कासिम और अवध नवाब और हमारे शाह आलम, मुगल शासक शाह आलम को हरा देते हैं। मीर कासिम के संयुक्त गठबंधन बक्सर के युद्ध में इसलिए पराजित हो गई क्योंकि उसने युद्ध के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्व है, क्योंकि इस युद्ध का परिणाम से तत्कालीन प्रमुख भारतीय शक्तियों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। वहीं पर देखिए बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया। मतलब देखिए समझिए बक्सर का युद्ध है वो एक निर्णायक युद्ध हुआ।
यहीं से देखिए अंग्रेजों ने एक पूर्ण अधिकार के साथ बंगाल पर शासन करना शुरू कर दिया। यह पूर्ण अधिकार से सत्ता प्राप्त हो गई। अब प्लासी में देखिए जो है एक हमारे है पी.ई. रॉबर्ट्स जो है बक्सर के युद्ध के बारे में बड़ी अच्छी बात कहते हैं। यानी कहते हैं प्लासी के अपेक्षा यानी प्लासी के युद्ध की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व को जन्म भूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यानी कि जो है एक तरह से मतलब जो है अंग्रेजी के प्रभुत्व की जन्म भूमि, यानी यहीं से अंग्रेजों का अधिकार का प्रभुत्व स्टार्ट हो जाता है। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्वता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में दे दिया। वहीं पर देखिए 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र नजमुद्दौला आपके संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया गया। देखिए यहां पर अंग्रेज इतने भी होशियार थे, उन्होंने देखा कि बंगाल पे अगर हम पूर्ण नियंत्रण करते हैं तो यहाँ के आवाम भड़क सकते हैं, हमारा छोटा साम्राज्य समाप्त हो सकता है। तो वहीं पर जो बंगाल को एक नवाब जो एक कठपुतली मात्र नजमुद्दौला का बना दिया, बाकी सारी पावर का प्रयोग जो है अंग्रेज कर रहे थे जो है। अब देखिए यहां पर मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की, यानी देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि बात करते हैं हम जो है। अभी इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी देखिए यहां पर जो है इसकी जो शर्तें रखी गई थी जो है, एक तो जो है मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। दूसरी बात थी कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा माणिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। तीसरी बात क्या थी, कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार कर दिया। अब देखिए इसके बाद देखिए यहां पर बंगाल में ही एक तरह से द्वैध शासन स्टार्ट होता है, यानी कि द्वैध शासन। अब द्वैध शासन देखिए, द्वैध शासन के जनक जो थे हमारे लियो कार्टियस को माना जाता है। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी माना जाता है के अंतर्गत कंपनी दीवान और निजामत के कार्यों को निष्पादन से भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास में होती थी। यहां दीवानी से अभिप्राय समूचे प्रांत की मालगुजारी, राजस्व अधिकार तथा निजामत से तात्पर्य प्रांत की सुरक्षा व्यवस्था से है। यहां पर 2 वर्ड आते हैं देखिए, दीवानी और निजामत। दीवानी का मतलब जो है एक तरह समझिए पूरे प्रांत की मालगुजारी और राजस्व अधिकार से संबंधित है। वहीं पर जो है निजामत जो है का तात्पर्य प्रांत की सुरक्षा से है। यानी कंपनी और नवाब दोनों द्वारा ही प्रशासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैध शासन कहा गया। यानी कि कंपनी और नवाब दोनों का शासन व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया, यानी दोनों शासन कर रहे हैं। मतलब देखिए आप जो है, अब इसके देखिए आप देखिए क्लाइव ने दीवानी के कार्य हेतु बंगाल में मोहम्मद रजा खां, दुर्लभ राय को नायब दीवान तथा सिताब राय को बिहार के नायब दीवानी पर नियुक्त किया। क्लाइव के अवध के नवाब सुजाउद्दौला से 17 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। कौन सी इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके साथ हुई? क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ। कब? 16 अगस्त 1765 को की। अब इस संधि की शर्तों के अंतर्गत क्या था देखिए जो है सर पा रहे हैं। नंबर 1 जो था, नवाब ने कंपनी की अक्षति पूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का वादा किया। यानी नवाब ने कंपनी को जो है अक्षति पूर्ति जो है उसमें 50 लाख मैं दूंगा। नवाब की बात हो रही है, अवध नवाब की बात हो रही है। दूसरे कहते हैं अवध का प्रांत या अवध प्रांत से कंडा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल बादशाह को सौंप दिए गए।
तीसरी बात क्या थी यहां पर जो है सुजाउद्दौला को अवध वापस मिल गया तथा उसने चुनार अंग्रेज को सौंप दिया। ये देखिए इलाहाबाद की द्वितीय संधि की कुछ शर्तें थी, बाकी तो और भी है। अब यहीं पर देखिए मतलब जो है इतिहासकार जो है बड़े क्या नाम उनका है, पनीकर ने जो है इस काल को यानी किस काल को 1765 से 1772 को डाकुओं का राज्य कहा है। मैंने क्यों, इसमें जो है बहुत सारा धन जो है ब्रिटेन चलता जा गया, यानी कि भारतीयों की काफी लूट खसोट हुई। वहीं पर देखिए मतलब जो है पर्सिवल स्पीयर ने भी ये बात कही है कि बेशर्मी और लूट का काल भी कहा गया है इसको जो है। अब देखिए इस प्रकार जो है कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा इलाहाबाद की संधि से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी तथा बंगाल के नवाब के साथ संपन्न संधि से निजामत का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वहीं पर देखिए 1765 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने बंगाल के नवाब मुबारक-उद-दौला के बारे में यह कहा है, वह बोतल या फैंटम या छाया पुरुष घास फूस का आदमी है। क्लाइव के समय में मुंगेर और इलाहाबाद के श्वेत यानी अंग्रेज सैनिकों ने भारत कम या भत्ता कम करने के कारण विद्रोह किया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर देखिए क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों के हित के लिए एक संस्था सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की। अब यहीं पर देखिए क्लाइव कंपनी में सामान्य लिपिक से सेवा प्रारंभ करके गवर्नर पद के तक पहुंचा। इसे अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का अवसर अकाल्ट के घेरे और चांदा साहब की विजय के दौरान मिला था। मकाले ने जो है क्लाइव के बारे में कहा है, हमारे टापू ने शायद ही ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श से उससे बेहतर हो। स्मिथ भी देखिए हमारे है क्लाइव को मानव जाति का नेता कहा है। अब देखिए इसके अंतर्गत बात करते, देखिए ये हमारा एक तरह से मतलब ये है बंगाल नवाब और जो है अंग्रेजों के बीच के जो संबंध थे वो बने। देखिए अल्टीमेटली जो है बंगाल जो है क्लाइव के अंतर्गत चला जाता है या फिर अंग्रेज के अधीन चला जाता है। चलिए इसमें इतना ही।